नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच नई दिल्ली में वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और मालदीव की भागीदारी अपने नागरिकों और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी सुविधा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए। राज्यसभा की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर हंगामे के कारण बाधित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रख रही है। देश में अब तक 8 मरीजों का पता चला। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जुलाई महीने में 6 अरब यूपीआई लेन देन पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्र सरकार ने कहा, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं से काफी बेहतर स्थिति में और इसका मूल्य बढ़ रहा है। अटल नवाचार मिशन ने अपने 2 महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों अटल उद्भव केंद्र और अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आज शाम नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में आज लॉन बॉल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम सेंट किट्स में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1940 में हॉलवेल स्मारक विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं नई दिल्ली में द्वारका से रजनीश कुमार। मैं रजनीश कुमार ऑल इंडिया रेडियो अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैं पिछले 1 साल से जब से ये क्विज स्टार्ट हुआ था तब से कंटिन्यूअस कोशिश कर रहा था, लेकिन आज जाके फाइनली मैं सेलेक्टेड हुआ। मैं आकाशवाणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इनसे हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां अपने लोगों के बारे में, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानने को मिला। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 102वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास, सहभागिता, व्यापार, संपर्क और प्रत्यक्ष सहभागिता जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।
बाद में संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने ग्रेटर माले में 4000 सामुदायिक आवास इकाइयों के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा की। ये मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुद्दा गंभीर है। इसलिए पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच निकट संपर्क और समन्वय महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मालदीव सहभागिता न केवल दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि ये इस क्षेत्र के शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरत के समय या मालदीव में संकट की स्थिति में उसकी मदद के लिए आगे आने वाला सबसे पहला देश भारत रहा है और आगे भी रहेगा। भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है। हमारी नजदीकियां बढ़ी हैं। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है। आज राष्ट्रपति सोलिह के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध कूटनीति की सीमा से भी आगे हैं और उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है। Maldives-India relationship goes beyond diplomacy. Our values, our histories, and our cultures are intertwined, making it a traditional relationship. Centuries-old relationship has grown with political trust, economic cooperation, and coherent strategic policies between our two countries. भारत और मालदीव के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस ढांचागत विकास सहित अनेक क्षेत्रों में समझौते हुए। मालदीव के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। श्री सालेह 4 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ अधिकारियों और व्यापारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम उनसे मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले की नीति और मालदीव की भारत पहले की नीति एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से भारत और मालदीव की विशेष सहभागिता और मजबूत होती है। श्री सालेह का कल मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। राज्यसभा की कार्यवाही शिवसेना के सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शिवसेना के सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए सदन में हंगामा करने लगे। इस बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस, वामदल, आम आदमी पार्टी और शिवसेना के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शिवसेना के सदस्यों ने विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किए जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। शिवसेना के सदस्यों के अपनी मांग पर अड़े रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में हरियाणा से नवनिर्वाचित 2 सदस्यों कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को शपथ दिलाई गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारतीय रुपया अपनी वास्तविक गति से चल रहा है और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी फेडरल रिजर्व के फैसलों का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तभी हस्तक्षेप किया है जब रुपये में अस्थिरता का माहौल हो। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के सवाल पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि देश में इसका पर्याप्त भंडार है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज लोकसभा को बताया कि देश में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और किसानों के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 31 करोड़ 40 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। खाद्यान्न के अंदर हमारा देश सरप्लस है, आंकड़ों के अंदर भी दर्शाया गया है। और मुझे बताना है कि अगर राइस की बात करें तो राइस के अंदर जो नॉर्म्स है उसके अनुसार 317 करोड़ टन हमारे पास में अवेलेबल है। आज राइस के अंदर भी हम सरप्लस हैं। भारत मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक शीघ्र ही मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका विकसित कर लेंगे। देश में कुल मिला के 8 केस डिटेक्ट हुए हैं। 8 केस में से 5 केस ऐसे हैं जिसकी हिस्ट्री फॉरेन ट्रैवल की है। कोविड क्राइसिस ने सीखा है, उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हम मंकी पॉक्स में कर रहे हैं। और मंकी पॉक्स एक ऐसा डिसीज है, वो ज्यादा रिस्क नहीं है, हम थोड़ा सा भी सतर्क रहे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां आपकी जिज्ञासा को लगेगा विराम, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर भेजे। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है पॉलिटिकल साइंस, तो आप रेडी हो जाएं अपने सवालों के साथ। रवाना कर दें हमें जल्द से जल्द। अंतिम तारीख 3 अगस्त। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जुलाई महीने में 6 अरब यूपीआई लेनदेन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वर्ष 2016 के बाद डिजिटल माध्यम से सबसे अधिक लेनदेन हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के ट्वीट संदेश के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि ये देश के लोगों द्वारा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान व्यवस्था बहुत मददगार साबित हुई है। अटल नवाचार मिशन ने अपने 2 महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों अटल उद्भव केंद्र यानी इनक्यूबेशन सेंटर और अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र के लिए आवेदन मांगे हैं। नीति आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रों के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और उन्हें वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाने तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली प्रदान करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कार्यक्रम विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करके
देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में देश के नवोदित उद्यमियों की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस दौरान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान सहित कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस अवधि में तिरंगा बाइक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सांसद अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय आज शाम नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र तिरंगा प्रदान करने के उनके प्रयासों के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर वहां तिरंगा लगा दिया है। ये अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सामूहिक आंदोलन के रूप में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि तिरंगा हमें आपस में जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर की जगह तिरंगा लगाने का आग्रह किया है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में झंडा फहराना चाहिए। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। तिरंगा झंडा हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को भारत की आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा श्रृंखला के तहत आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मालदीव की भागीदारी अपने नागरिकों और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए है।
दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी सुविधा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए। राज्यसभा की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर हंगामे के कारण बाधित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रख रही है। देश में अब तक 8 मरीजों का पता चला। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जुलाई महीने में 6 अरब यूपीआई लेनदेन पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं से काफी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आज शाम नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव का आयोजन। राष्ट्रमंडल खेलों में आज लॉन बॉल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम सेंट किट्स में खेला जाएगा। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में आज सबकी नजरें लॉन बॉल स्पर्धा पर होंगी, जहां स्वर्ण पदक के मैच में भारतीय महिला टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट फाइनल में टीम इंडिया की टक्कर मलेशिया से होगी। टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में भारत और सिंगापुर आमने सामने होंगे। भारोत्तोलन के महिला वर्ग में पूनम यादव और उषा बन्नौर, जबकि पुरुष वर्ग में विकास ठाकुर पदक की दावेदारी पेश करेंगे। तैराकी में श्रीहरि नटराज, अद्वैत पेज और कुशाग्र रावत तरण ताल में होंगे। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के पुरुष फाइनल में सत्यजीत मंडल और सैफ तंबोली एक्शन में दिखेंगे। मुक्केबाजी में रोहित टोकस रिंग में उतरेंगे। महिला हॉकी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। पुरुषों की लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर, जबकि ऊंची कूद में तेजस्विनी शंकर जोर लगाएंगे। महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दूती चंद ट्रैक पर होंगी। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में सीमा पुनिया और नवजीत कौर ढिल्लों से पदक की उम्मीद है। स्क्वॉश के महिला सिंगल सेमीफाइनल में सुनैना सारा कुरुविला, जबकि पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में सौरव घोषाल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इससे पहले खेलों के चौथे दिन भारत ने 3 पदक जीते। जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 60 किलोग्राम वजन वर्ग में विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर ने 212 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक लेकर 6ठे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर हरजिंदर कौर को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है और आकाशवाणी से हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त हुई। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ तो इंग्लैंड में कंपनी शासन के विरुद्ध कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी।
इसने ब्रिटिश सरकार के लिए झटके का काम किया। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए कंपनी की नीतियों को दोषी ठहराया गया। युद्ध के डर ने अंततः ब्रिटिश ताज को भारत का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए विवश कर दिया। इस तरह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की साम्राज्य उपाधि के साथ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गईं। ये अधिनियम अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 आने तक सबसे लंबे समय तक प्रशासन की आधारशिला बना रहा। हम स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें झंडे के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने तब वेंकैया से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में नया ध्वज डिजाइन करने के लिए कहा। वेंकैया के डिजाइन किए गए इस ध्वज ने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। सदा 2009 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी विजयवाड़ा के मुख्य भवन का नाम पिंगाली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। महान राष्ट्रवादी नेता पिंगाली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। आज हम मुंबई के मेहल सिंह और सुगुत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उन्होंने विद्रोहियों के समूह को भी संगठित किया, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला करने और हथियार खरीदने के लिए अंग्रेजों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रेरित किया। मेहल सिंह और सुगुत सिंह को एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया। उन पर अंग्रेजों से विद्रोह करने और विद्रोह के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया गया था और लोहे की बेड़ियों में जकड़कर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। उन्हें मार्च 1859 में बंबई से अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 2 अगस्त 1859 को कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। वीर स्वतंत्रता सेनानियों मेहल सिंह और सुगुत सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी दयाल को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1914 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वे किसान थे। 2 अगस्त 1942 को वे किसानों के प्रति सरकार की नीति के विरोध में शहर में किसानों के जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पर पुलिस की गोलीबारी में उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद दयाल को हमारा नमन। आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और मालदीव की भागीदारी अपने नागरिकों और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी सुविधा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जुलाई महीने में 6 अरब यूपीआई लेन देन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं से काफी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में आज लॉन बॉल स्पर्धा के फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम सेंट किट्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।